Introducing the Current Affairs Workbook. It is an activity-driven learning comprising summaries, quick facts, MCQs, true-false statements, mains practice questions, and ethics case studies, consolidated into a comprehensive workbook. Dive into our monthly magazine summary, a concise overview capturing key insights, events, and trends of the month. Unlock the power of our Quick Facts block, your rapid reference toolkit with essential facts, figures, and critical statistics. Experience our dynamic activities like MCQs and true-false statements to subjective questions and ethics case studies that refine your analytical thinking and articulation skills. Track your progress with our dedicated self-evaluation page, your personal growth monitoring and improvement tool. नमस्कार दर्शकों, आप देख रहे हैं न्यूज टुडे, जिसमें हर खबर है जरूरी और हर विश्लेषण है खास। बात करते हैं मुख्य सुर्खियों की। प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाहकार परिषद EAC-PM ने घरेलू प्रवासन पर रिपोर्ट जारी की। महाराष्ट्र राज्य ने महाराष्ट्र जेल और सुधारात्मक सेवा विधेयक 2024 पारित किया। राजस्थान के जैसलमेर में वस्तु एवं सेवा कर GST परिषद की 55वीं बैठक आयोजित की गई। पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय MOEFCC ने ठोस अपशिष्ट प्रबंधन SWM नियम 2024 का ड्राफ्ट अधिसूचित किया। भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2023 के अनुसार 2021-22 की तुलना में 2023-24 में वनाग्नि के हॉटस्पॉट्स कम हुए हैं। शिक्षा मंत्रालय ने शिक्षा क्षेत्र में नो डिटेंशन नीति को समाप्त किया। चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं और रुख करते हैं पहली मुख्य खबर का। प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाहकार परिषद EAC-PM ने घरेलू प्रवासन पर रिपोर्ट जारी की। इस रिपोर्ट का शीर्षक 400 मिलियन ड्रीम्स है। इसमें 2011 की जनगणना के बाद से भारत में प्रवासन के बदलते पैटर्न पर चर्चा की गई है। आंतरिक या घरेलू प्रवास से तात्पर्य किसी देश के भीतर एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र को लोगों की आवाजाही से है। प्रवासन के कारकों की बात करें तो इसके दो कारक हैं। पहला, प्रतिकर्ष कारक यानी पुश फैक्टर्स। इसमें रोजगार के अवसरों की कमी, प्राकृतिक आपदा, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा और स्वास्थ्य देखभाल सुविधाओं की कमी आदि के कारण लोग दूसरे स्थान पर प्रवास करते हैं। वहीं दूसरा अपकर्ष कारक यानी पुल फैक्टर्स हैं। इसमें आर्थिक अवसर, उच्च जीवन स्तर, शांति और स्थिरता आदि के लिए लोग प्रवास करते हैं। इसी के साथ रिपोर्ट के मुख्य बिंदुओं पर एक नजर डालते हैं। सबसे पहले घरेलू प्रवासियों की संख्या में कमी हुई है। घरेलू प्रवासियों की संख्या में लगभग 12% की कमी होने का अनुमान है। यह संख्या 2011 की 45.57 करोड़ की तुलना में 2023 में घटकर 40.2 करोड़ रह गई थी। प्रवासन दर लगभग 38% से घटकर लगभग 29% रह गई है। वहीं प्रवासन गतिशीलता को देखें तो रिपोर्ट के अनुसार घरेलू प्रवासन में लोग अधिकतर कम दूरी तक ही प्रवास करते हैं। दूसरी, श्रम गतिशीलता को नकारात्मक रूप से प्रभावित करती है। प्रवासन मुख्य रूप से दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, बेंगलुरु और कोलकाता जैसे प्रमुख शहरी केंद्रों के आसपास के क्षेत्रों से होता है तथा प्रमुख प्रवास मार्गों में उत्तर प्रदेश दिल्ली, गुजरात, महाराष्ट्र, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, बिहार दिल्ली राज्य स्तर शामिल हैं। इनके अलावा पश्चिम बंगाल, राजस्थान और कर्नाटक में आने वाले प्रवासियों के प्रतिशत में वृद्धि देखी गई है, जबकि महाराष्ट्र और आंध्र प्रदेश में आने वाले कुल प्रवासियों की संख्या में गिरावट दर्ज की गई है। इसी के साथ प्रवासी संख्या में गिरावट के लिए जिम्मेदार कारणों के बारे में भी जान लेते हैं। सबसे पहले, मूल स्थान पर बेहतर अवसंरचनाओं जैसे सड़कें, शिक्षा, स्वास्थ्य सेवा, सार्वजनिक परिवहन आदि का निर्माण, सामाजिक सुरक्षा जाल इत्यादि तथा स्थानीयकृत आर्थिक समृद्धि के चलते ग्रामीण क्षेत्रों के नजदीक ही रोजगार सृजन हो रहे हैं। चलिए खबर के अंत में भारत में घरेलू प्रवासियों के कल्याण के लिए उठाए गए कदमों के बारे में भी जान लेते हैं। सबसे पहले है अंतर्राज्यीय प्रवासी कामगार यानी नियोजन का विनियमन और सेवा शर्तें अधिनियम 1979। यह प्रवासी कामगारों के मानवाधिकारों के उल्लंघन पर रोक लगाता है। तथा दूसरा, आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना PMJAY है। इसके तहत प्रवासी श्रमिकों को द्वितीयक और तृतीयक स्वास्थ्य लाभ के लिए 5 लाख रुपए का स्वास्थ्य कवरेज प्रदान किया गया है। और अंतिम, एक राष्ट्र एक राशन कार्ड योजना। इसके द्वारा प्रवासियों और उनके परिवारों के लिए देश भर में राशन कार्ड पोर्टेबिलिटी को सक्षम बनाया गया है।
महाराष्ट्र राज्य ने महाराष्ट्र जेल और सुधारात्मक सेवा विधेयक 2024 पारित किया। इस विधेयक का उद्देश्य राज्य में जेलों और सुधारात्मक सेवाओं तथा कैदियों के विनियमन से संबंधित कानूनों को समेकित करना है। ये मॉडल जेल अधिनियम 2023 पर आधारित है। चलिए मॉडल जेल अधिनियम 2023 की मुख्य विशेषताओं पर एक नजर डालते हैं। सबसे पहले इसमें विशिष्ट जेलें शामिल हैं। इनके तहत कानून में उच्च सुरक्षा युक्त और खुली व अर्ध खुली जेलों की स्थापना का प्रावधान किया गया है। दूसरा है कानूनी सहायता और प्रोत्साहन। अच्छे आचरण के आधार पर पेरोल, फरलो व शीघ्र रिहाई का उपबंध किया गया है। तीसरा है पुनर्वास। कानून में कैदियों को समाज में पुनः समेकित करने के लिए उनके व्यावसायिक प्रशिक्षण और कौशल विकास पर ध्यान केंद्रित किया गया है। और आखिरी है समावेशी जेल सुविधाएं। महिलाओं और ट्रांसजेंडर कैदियों आदि के लिए अलग सुविधाओं का प्रावधान किया गया है। अब भारत में जेल व्यवस्था की बात करें तो जेल या उनमें हिरासत में रखे गए व्यक्ति राज्य सूची प्रविष्टि 4 का विषय है। भारत में जेल व्यवस्था 1894 के जेल अधिनियम और राज्य सरकारों के जेल मैनुअल द्वारा संचालित होती थी। हालांकि अब मॉडल जेल अधिनियम 2023 ने जेल अधिनियम 1894 का स्थान ले लिया है। आगे बढ़ते हुए जेल सुधारों की आवश्यकता पर भी चर्चा करते हैं। पहला है औपनिवेशिक दौर का कानून। राममूर्ति बनाम कर्नाटक राज्यवाद 1996 में सुप्रीम कोर्ट ने जेल अधिनियम 1894 को बदलने तथा नए जेल कानून बनाने की आवश्यकता पर जोर दिया था। दूसरा कारण है जेलों में कैदियों की संख्या में वृद्धि। भारत के सुप्रीम कोर्ट की 2024 की जेल रिपोर्ट के अनुसार भारत की जेलों में 31 दिसंबर 2022 तक कुल कैदियों की संख्या 5.73 लाख थी। इनमें से लगभग 75.8% विचाराधीन कैदी हैं। इसके अलावा छोटी और भीड़भाड़ वाली जेल, उचित स्वच्छता का अभाव और अपर्याप्त चिकित्सा देखभाल जैसी अमानवीय स्थितियां भी विद्यमान हैं। खबर के अंत में जेल सुधार हेतु किए गए अन्य उपाय भी जान लेते हैं। लंबित मामलों की सुनवाई में तेजी लाने के लिए फास्ट ट्रैक कोर्ट्स की स्थापना का प्रावधान किया गया है। साथ ही राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग कैदियों के बुनियादी अधिकारों की रक्षा करता है। इसके अलावा मॉडल जेल मैन्यूल 2016 के तहत विस्तृत दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। इनमें उन सुविधाओं का उल्लेख किया गया है जो विचाराधीन कैदियों को प्रदान की जा सकती है। इतना ही नहीं, जस्टिस कृष्णा अय्यर रिपोर्ट 1987 में भारत में महिला कैदियों की स्थिति का अध्ययन किया गया है। चलिए बढ़ते हैं अगली मुख्य खबर की ओर। राजस्थान के जैसलमेर में वस्तु एवं सेवा कर यानी जीएसटी परिषद की 55वीं बैठक आयोजित की गई। इस बैठक में कर की दरों में बदलाव करने, व्यापार करना आसान बनाने तथा जीएसटी के तहत नियमों के अनुपालन को सरल बनाने के उद्देश्य से कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए हैं। आइए सबसे पहले 55वीं जीएसटी परिषद द्वारा की गई मुख्य सिफारिशों के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। सबसे पहले जीन थेरेपी को जीएसटी से पूरी छूट दी गई है। दूसरी, थर्ड पार्टी मोटर वाहन प्रीमियम से जनरल इंश्योरेंस कंपनियों द्वारा मोटर वाहन दुर्घटना निधि में अंशदान को जीएसटी से छूट दी गई है। इसी के साथ फोर्टिफाइड राइस कर्नेल यानी FRK पर जीएसटी दर को कम करके 5% कर दिया गया है। इनके अलावा कुछ अन्य निर्णय भी लिए गए हैं, जैसे काली मिर्च और किशमिश की बात करें तो अगर ताज़ा हरी या सूखी काली मिर्च और किशमिश की सप्लाई किसान से होती है तो उस पर कोई जीएसटी नहीं लगाया जाएगा। पॉपकॉर्न की बात करें तो जब पॉपकॉर्न को चीनी के साथ मिलाया जाता है, जैसे कैरमल पॉपकॉर्न, तो उस पर 18% जीएसटी लगेगा। इसी के साथ जीएसटी परिषद के बारे में भी जान लेते हैं। यह एक संवैधानिक संस्था है। यह संस्था भारत में जीएसटी को लागू करने से संबंधित मुद्दों पर सिफारिशें करने के लिए जिम्मेदार है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि संविधान के अनुच्छेद 279A में जीएसटी परिषद के गठन और उसकी भूमिका से जुड़े प्रावधान किए गए हैं। यह अनुच्छेद 101 में संविधान संशोधन अधिनियम 2016 द्वारा जोड़ा गया था। संविधान के अनुसार जीएसटी परिषद की संरचना की बात करें तो केंद्रीय वित्त मंत्री इसका अध्यक्ष होगा। वहीं इसके सदस्यों में केंद्रीय राजस्व वित्त राज्य मंत्री और राज्य सरकारों के वित्त या राजस्व मंत्री या राज्य सरकार द्वारा नामित कोई अन्य मंत्री शामिल हैं। इसी के साथ जीएसटी परिषद के निर्णय प्रक्रिया को जान लेते हैं। बैठक में उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों के भारित मतों के कम से कम 75% यानी 3/4 बहुमत से निर्णय लिए जाते हैं। वहीं मतदान भारांश की बात करें तो कुल मत मूल्य में केंद्र सरकार का 1/3 और राज्य सरकारों का मिलकर 2/3 होता है। चलिए बढ़ते हैं अगले मुख्य खबर की ओर। पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय MOEFCC ने ठोस अपशिष्ट प्रबंधन यानी SWM नियम 2024 का ड्राफ्ट अधिसूचित किया।
ये नियम 1 अक्टूबर 2025 से लागू होंगे। इनका उद्देश्य अप्रबंधित ठोस अपशिष्ट के दुष्प्रभावों को कम करना, सर्कुलर इकोनॉमी के सिद्धांतों को लागू करना और शहरी व ग्रामीण क्षेत्रों में नियमों की निगरानी को मजबूत करना है। आपको बता दें, ठोस अपशिष्ट प्रबंधन ठोस अपशिष्ट की मात्रा, संग्रहण, भंडारण, परिवहन, प्रसंस्करण और निपटान को नियंत्रित करने की प्रक्रिया है। चलिए सबसे पहले ड्राफ्ट ठोस अपशिष्ट प्रबंधन SWM नियम 2024 के मुख्य नियमों पर एक नजर डालते हैं। ठोस अपशिष्ट उत्पन्न करने वालों को अपने परिसर में कंस्ट्रक्शन यानी निर्माण और डिमोलिशन यानी ध्वंस से उत्पन्न अपशिष्ट को अलग अलग संग्रहित करना होगा। साथ ही कंस्ट्रक्शन एवं डिमोलिशन अपशिष्ट प्रबंधन नियम 2016 के अनुसार उसका निपटान भी करना होगा। अत्यधिक मात्रा में ठोस अपशिष्ट उत्पन्न करने वाले यानी बल्क वेस्ट जनरेटर को सैनिटरी अपशिष्ट आदि के पर्यावरण अनुकूल संग्रहण और परिवहन के लिए स्थानीय निकाय से विस्तारित बल्क वेस्ट जनरेटर उत्तरदायित्व प्रमाण पत्र प्राप्त करना होगा। साथ ही 1500 किलो कैलोरी या किग्रा या इससे अधिक कैलोरी मान वाले गैर पुनर्चक्रण योग्य अपशिष्ट को लैंडफिल में नहीं डाला जाएगा। इसके अलावा केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड यानी CPCB इन नियमों के अंतर्गत सभी बाध्य संस्थाओं के पंजीकरण और वार्षिक रिटर्न दाखिल करने के केंद्रीकृत ऑनलाइन प्रणाली स्थापित करेगा। इतना ही नहीं, प्रत्येक उपचार, भंडारण और निपटान सुविधा केंद्र के संचालक को केंद्रीकृत ऑनलाइन पोर्टल पर पंजीकरण कराना होगा और स्थानीय निकाय कृषि एवं बागवानी अपशिष्ट को जलाने पर रोक लगाएंगे तथा ऐसे अपशिष्ट को खुले में जलाने में शामिल व्यक्तियों पर भारी जुर्माना भी लगाएंगे। ऐसे में अब ठोस अपशिष्ट प्रबंधन से जुड़ी चुनौतियों के बारे में भी जान लेते हैं। पहली है, स्रोत पर अपशिष्ट के उचित संग्रहण एवं पृथक्करण का अभाव है। इलेक्ट्रॉनिक अपशिष्ट का अव्यवस्थित ढंग से निपटान या डंपिंग की जाती है और अपशिष्ट के संग्रहण एवं परिवहन के लिए वित्तीय संसाधनों की कमी है आदि। खबर के अंत में भारत में ठोस अपशिष्ट प्रबंधन के लिए शुरू की गई पहलों पर भी चर्चा कर लेते हैं। अपशिष्ट प्रबंधन संशोधन नियम 2024 जारी किए गए हैं। स्वच्छ भारत मिशन शहरी कार्यान्वित किया गया है। यह देश में उत्पन्न सभी नगरपालिका ठोस अपशिष्ट का वैज्ञानिक तरीके से प्रसंस्करण करने पर लक्षित है। इसके अलावा प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन नियम 2024 लागू किए गए हैं। ये नियम प्लास्टिक अपशिष्ट की मात्रा को कम करने पर केंद्रित है। इतना ही नहीं, अपशिष्ट से ऊर्जा यानी WTE कार्यक्रम चलाया जा रहा है। यह शहरी औद्योगिक अपशिष्ट आदि से बायोगैस या बायो CNG के उत्पादन के लिए अपशिष्ट से ऊर्जा परियोजनाओं की स्थापना का समर्थन करेगा। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2023 के अनुसार 2021-22 की तुलना में 2023-24 में वनाग्नि के हॉटस्पॉट्स कम हुए हैं। वनाग्नि की घटना का पता लगाने के लिए MODIS और SNPP VIIRS सेंसर्स का उपयोग किया गया है। आपको बता दें कि MODIS का अर्थ है मॉडरेट रेजोल्यूशन इमेजिंग स्पेक्ट्रो रेडियोमीटर, वहीं SNPP VIIRS का अर्थ है सुओमी नेशनल पोलर ऑर्बिटिंग पार्टनरशिप विजिबल इंफ्रारेड इमेजिंग रेडियोमीटर सूट। सबसे पहले रिपोर्ट के मुख्य बिंदुओं पर एक नजर डालते हैं। MODIS सेंसर्स ने 2023-24 में वनाग्नि के 26,390 हॉटस्पॉट्स का पता लगाया था, जबकि SNPP VIIRS सेंसर्स ने 2,03,544 हॉटस्पॉट्स का पता लगाया था। आपको बता दें कि 2021-22 में MODIS सेंसर्स ने 29,675 और SNPP VIIRS सेंसर्स ने 2,23,333 वनाग्नि हॉटस्पॉट्स का पता लगाया था तथा 2023-24 में वनाग्नि की सबसे अधिक घटनाएं उत्तराखंड, उड़ीसा और छत्तीसगढ़ में दर्ज की गई थी। साथ ही हिमाचल प्रदेश और जम्मू कश्मीर में 2022-23 की तुलना में 2023-24 में वनाग्नि की घटनाओं में काफी वृद्धि हुई है। हालांकि गोवा और कर्नाटक में वनाग्नि की घटनाओं में काफी गिरावट दर्ज की गई है। इसी के साथ चलिए वनाग्नि के प्रभाव भी देख लेते हैं। पर्यावरण पर प्रभाव की बात करें तो इससे होने वाला ग्रीन हाउस गैसों और संग्रहित कार्बन का उत्सर्जन ग्लोबल वार्मिंग को बढ़ाता है। वनाग्नि के कारण प्रतिवर्ष 2.5 बिलियन से 4 बिलियन टन तक CO2 का उत्सर्जन होता है। इससे जैव विविधता को हानि पहुंचती है और वन पारिस्थितिकी तंत्र को नुकसान होता है। इनके अलावा मानव एवं वन्य जीव के स्वास्थ्य पर प्रभाव को देखें तो वनाग्नि के कारण निकलने वाले धुएं से मानव और वन्य जीवों की असामयिक मृत्यु हो सकती है। वहीं इसका ग्रामीण लोगों की आजीविका और राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। चलिए खबर के अंत में इसके तहत उठाए गए कदम भी जान लेते हैं।
आपको बता दें कि भारतीय वन सर्वेक्षण का वन अग्नि जियो पोर्टल वनाग्नि के बारे में जानकारी प्रदान करता है। इसी के साथ किसी भी व्यक्ति द्वारा अभयारण्य में आग लगाना या आग जलाना या जलती हुई आग को छोड़ना वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 के तहत प्रतिबंधित है और वनाग्नि प्रबंधन एवं नियंत्रण में संयुक्त वन प्रबंधन समितियों यानी JFMCs और पारिस्थितिकी विकास समितियों EDCs के माध्यम से सामुदायिक भागीदारी को बढ़ावा दिया जाता है। नजर डालते हैं आज की अंतिम मुख्य खबर पर। शिक्षा मंत्रालय ने शिक्षा क्षेत्र में नो डिटेंशन नीति को समाप्त किया। शिक्षा मंत्रालय ने केंद्र के तहत आने वाले स्कूलों हेतु कक्षा 5वीं और 8वीं के लिए नो डिटेंशन नीति को समाप्त करने का निर्णय लिया है। नो डिटेंशन नीति के तहत कक्षा 5वीं और 8वीं के छात्र को अंतिम परीक्षा में फेल नहीं किया जाता था। यह नीति 2009 के निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार RTE अधिनियम के तहत 2010 में लागू की गई थी। केंद्र ने अब इस नीति को समाप्त कर दिया है तथा स्कूल अब कक्षा 5वीं और 8वीं के छात्रों को फेल कर सकते हैं। यह निर्णय निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार RTE संशोधन नियम 2024 के तहत लिया गया है। चूंकि शिक्षा राज्य सूची का विषय है, इसीलिए 16 राज्य और दिल्ली सहित एक अन्य केंद्र शासित प्रदेश पहले ही नो डिटेंशन नीति समाप्त कर चुके हैं। चलिए अब नई नीति निर्णय से संबंधित कुछ मुख्य तथ्य जान लेते हैं। 2019 में RTE अधिनियम से नो डिटेंशन नीति को हटा दिया गया था, परंतु 2023 में राष्ट्रीय पाठ्य चर्चा की रूपरेखा NCF के जारी होने तक इसके कार्यान्वयन में देरी हुई। नई नीति के तहत यदि कोई छात्र प्रमोशन होने के मानदंडों को पूरा करने में विफल रहता है तो उसे परिणाम घोषित होने के 2 महीने के भीतर अतिरिक्त निर्देश दिया जाएगा। इसके बाद उसे एक पुनः परीक्षा देने का अवसर मिलेगा। साथ ही किसी भी बच्चे को प्रारंभिक शिक्षा पूरी होने तक स्कूल से नहीं निकाला जा सकता। चलिए डिटेंशन के पक्ष और विपक्ष में दिए गए तर्क भी जान लेते हैं। सबसे पहले पक्ष में दिए गए तर्क की बात करें तो इससे सीखने के परिणामों में गिरावट आई है। 2023 में कक्षा 10वीं और 12वीं में 65 लाख छात्र असफल रहे थे। दूसरा, प्रोत्साहन की कमी देखी गई। स्वचालित प्रमोशन के कारण छात्र कड़ी मेहनत करना छोड़ देते हैं तथा शिक्षकों की जवाबदेही भी कम हो जाती है। वहीं विपक्ष में तर्क को देखें तो पहला है हीन भावना और उच्च ड्रॉप आउट दर। परीक्षा में फेल होने का भय या फिर से उसी कक्षा में बैठने की मजबूरी के चलते कई बार छात्र स्कूल जाना बंद कर देते हैं। और दूसरा है बाल केंद्रित शिक्षा। केवल शैक्षणिक प्रदर्शन के आधार पर मूल्यांकन करने की बजाय बच्चों के समग्र विकास को महत्व देने वाली शैक्षिक प्रणाली को बढ़ावा देने की आवश्यकता है। नो डिटेंशन नीति की पृष्ठभूमि को समझें तो नो डिटेंशन नीति को शिक्षा का अधिकार RTE अधिनियम 2009 के तहत अपनाया गया था। इसका उद्देश्य स्कूल ड्रॉप आउट दर को कम करना था। खबर के अंत में RTE अधिनियम 2009 के बारे में भी जान लेते हैं। 86वें संविधान संशोधन अधिनियम के तहत संविधान के अनुच्छेद 21A के माध्यम से 6 से 14 वर्ष की आयु के प्रत्येक बच्चे को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार दिया गया है। इसी के आधार पर यह अधिनियम बनाया गया है। इस अधिनियम के अनुसार सरकारी स्कूल सभी बच्चों को निःशुल्क शिक्षा प्रदान करेंगे और स्कूलों का प्रबंधन स्कूल प्रबंधन समितियों SMCs द्वारा किया जाएगा। चलिए बढ़ते हमारे खास सेगमेंट सुर्खियों में रहे स्थल की तरफ। आज हम बात करेंगे फ्रांस की, जिसकी राजधानी है पेरिस। हाल ही में फ्रांस के राष्ट्रपति ने इस साल की चौथी सरकार की घोषणा की। इसकी भौगोलिक स्थिति की बात करें तो फ्रांस विशाल यूरेशियाई भूभाग के पश्चिमी छोर के निकट अवस्थित है। इसके सीमावर्ती राष्ट्र बेल्जियम, लग्जमबर्ग, जर्मनी, स्विट्जरलैंड, इटली, स्पेन, अंडोरा और इंग्लैंड है। इसके दक्षिणी तट पर स्थित मोनाको एक स्वतंत्र एन्क्लेव है। इसके अलावा भूमध्य सागर में स्थित कोर्सिका द्वीप इस देश का अभिन्न अंग है। इसके पश्चिम में बिस्के की खाड़ी, उत्तर पश्चिम में इंग्लिश चैनल, दक्षिण में भूमध्य सागर और उत्तर में उत्तरी सागर स्थित है। बढ़ते हैं भौगोलिक विशेषताओं की तरफ। इसकी प्रमुख पर्वत श्रृंखलाएं फ्रेंच आल्प्स, जुरा पर्वत, पायरेनीज आदि हैं। इसका उच्चतम बिंदु मोंट ब्लांक है। यह आल्प्स पर्वत की 4808 मीटर ऊंची चोटी है। इसके उत्तर पश्चिम में पेरिस बेसिन जैसे विस्तृत एवं उपजाऊ मैदान स्थित हैं। इसकी प्रमुख नदियां सीन, लॉयर आदि हैं। सीन नदी पेरिस से होकर बहती है तथा लॉयर फ्रांस की सबसे लंबी नदी है। चलिए बुलेटिन के आखिर में बढ़ते हैं आज की संक्षिप्त सुर्खियों की तरफ। भारत की राष्ट्रपति ने सुप्रीम कोर्ट के पूर्व न्यायाधीश वी राम सुब्रमण्यम को राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग NHRC का अध्यक्ष नियुक्त किया। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है। बिम्स्टेक के वरिष्ठ अधिकारियों की 24वीं बैठक थाईलैंड में आयोजित की गई।
यह एक क्षेत्रीय संगठन है। इसकी स्थापना 1997 में बैंकॉक घोषणा पत्र पर हस्ताक्षर के साथ हुई थी। भारत और ADB ने संधारणीय अवसंरचना परियोजनाओं की सहायता के लिए $500 मिलियन के ऋण पर हस्ताक्षर किए हैं। इसका मुख्यालय मनीला, फिलीपींस में स्थित है। यह 1966 में स्थापित एक बहुपक्षीय विकास वित्त संस्थान है। तेलंगाना में हालिया घटनाओं ने पेंगोलिन की अवैध तस्करी की ओर ध्यान आकर्षित किया है। पेंगोलिन पूरी तरह से शल्क से कवर स्तनधारी है। यह जीव जंगल में शिकारियों से खुद की रक्षा करने के लिए अपने आप को शल्कों से ढक लेता है। सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय देश भर में राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं पर AIMC प्रणाली का तेजी से उपयोग कर रहा है। यह सड़क निर्माण प्रक्रिया के हर चरण में काम के साथ साथ किए गए सर्वेक्षण के माध्यम से प्रत्येक परियोजना की स्थिति पर रियल टाइम डेटा प्रदान करेगा। केंद्र सरकार ने त्रिपुरा के अलग अलग जिलों में रह रहे ब्रू समुदाय के पुनर्वास के लिए 900 करोड़ रुपए खर्च किए हैं। इन्हें रियांग भी कहा जाता है। यह पूर्वोत्तर भारत की देशज जनजाति है। यह मुख्य रूप से त्रिपुरा, मिजोरम और असम में निवास करती है। केंद्रीय जल शक्ति मंत्री ने गुजरात के नवसारी में क्लाइमेट स्मार्ट एग्रो टेक्सटाइल प्रदर्शनी केंद्र का उद्घाटन किया। यह पहल राष्ट्रीय तकनीकी वस्त्र मिशन NTTM के तहत तकनीकी वस्त्रों यानी टेक्निकल टेक्सटाइल्स को बढ़ावा देने के उद्देश्य के अनुरूप है। गूगल डीप माइंड ने उन्नत मौसम पूर्वानुमान के लिए जेनकास्ट AI मॉडल का अनावरण किया। यह एक मौसम पूर्वानुमान मॉडल है। यह मौजूदा उपकरणों की तुलना में बेहतर सटीकता और विस्तारित पूर्वानुमान रेंज प्रदान करता है। जाने से पहले आपकी समझ की परीक्षा के लिए डालते हैं एक नजर हमारे स्पेशल सेगमेंट प्रश्नोत्तरी पर। हमसे जुड़ने के लिए आपका धन्यवाद। उम्मीद है न्यूज़ टुडे का यह बुलेटिन आपको पसंद आया होगा। न्यूज़ टुडे की PDF को डाउनलोड करने के लिए और आज की क्विज के उत्तर के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक्स पर क्लिक कीजिए।